नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। दोस्तों, सेमेस्टर फर्स्ट में इस बार आपको एक को करिकुलर कोर्स का पेपर देना है, जिसे आप अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के नाम से जानते होंगे। तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट में जो अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, को करिकुलर कोर्स है, उसका पेपर टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी आहार पोषण एवं स्वच्छता। यह पेपर दोस्तों एमसीक्यू मोड में होता है सभी विश्वविद्यालय में। पेपर आपका ओएमआर सीट पर कराया जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे प्रश्न वो एमसीक्यू प्रकार के होंगे। आपका एग्जाम चाहे लिखित पैटर्न पे हो चाहे ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का ही होगा सभी विश्वविद्यालय में, और सभी विश्वविद्यालय के कॉमन मिनिमम सिलेबस होने के कारण सब में यही सिलेबस लागू होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित यानी कि टोटल 4 यूनिट्स हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के कोर्स में, तो उनसे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं उनको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और लगभग आज हम 200 प्लस एमसीक्यू टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा पाठ्यक्रम आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख करके जाएंगे एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। ठीक है, चलिए आपका आ चुका है हमारे शरीर को पोषित करता है। आपके ऑप्शन दिए गए भोजन, बी ऑप्शन कह रहा है भुखमरी, ऑप्शन सी दिया गया रोग, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया कीटाणु। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आप सबको पता है कि भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपोषण की कितनी स्थितियां होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, सा ऑप्शन दिया गया है 4, और ऑप्शन नंबर दा कह रहा है कि 10। तो आपको बता दें दोस्तों, अपोषण की जो स्थितियां हैं वो टोटल कितनी हैं, 2 स्थितियां मानी गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि 9, ऑप्शन नंबर बा आपका है 8, सा ऑप्शन आपका दिया गया 6, और ऑप्शन नंबर दा है कि 2। तो आपको बता दें दोस्तों कि 50 पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ हैं शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 9 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में, 9 भागों में बांटे गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बताइए। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है धूप, ऑप्शन नंबर बा आपका दिया गया भोजन, सी दिया गया है नगर, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो भोजन अगर हम बात करें मानव की प्राथमिक आवश्यकता, तो भाई सबसे ज़्यादा प्राथमिक आवश्यकता भोजन की ही है। जब आपको भोजन मिलेगा तभी आप अपना कार्य कर पाएंगे, यानी जब भोजन मिलेगा तभी आप नगर बना पाएंगे। और धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा आवश्यकता की अगर बात किया जाए तो किसकी है यहाँ पर, भोजन की आवश्यकता है। सो ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर को पोषण करता है। आपका ऑप्शन ए दिया गया वसा, ऑप्शन नंबर बी है कैलोरी, सी दिया गया भोजन, और डी दिया गया जल। तो मानव शरीर को जो पोषण देता है वो जल देता है। कौन देता है, जल, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, और 6वां क्वेश्चन है कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया गया कि 2 अवस्था होती है, बी आपका है 3 अवस्था, सी ऑप्शन दिया गया है 4, और डी ऑप्शन दिया गया है 5 अवस्था। तो पोषण की कितनी अवस्था होती है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 4 अवस्था होती है। कितनी अवस्था, 4 अवस्था होती है। ठीक है, पोषण की 4 अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसको कुपोषण कहते हैं, यहाँ पर है अपर्याप्त
अपोषण, सा दिया गया है सुपोषण और दा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पहला देखिए कुपोषण, कुपोषण तब होगा जब आप जो है कंप्लीट फूड नहीं आपको मिलेगा, यानी कि शरीर के अनुकूल जब आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपको कुपोषण हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला देखिए ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त पोषण ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर सुपोषण आपका सही उत्तर होगा। कौन सा आंसर? सी वाला आपका करेक्ट उत्तर है इसमें। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपर्याप्त आपोषण की स्थितियां कितनी होती हैं? आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं कि 2 स्थितियां होती हैं, बी दिया गया 3, सा दिया गया 4 और ऑप्शन दा कह रहा है कि 5। तो यहाँ पर बात हो रही है अपर्याप्त आपोषण की। किसकी हो रही है? अपर्याप्त आपोषण की स्थितियां। तो अपर्याप्त आपोषण की 2 स्थितियां होती हैं, यानी कि जब आपको शरीर के अनुकूल भोजन न मिले और दूसरा क्या होता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। दूसरा देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में कंप्लीट होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अपूर्ण, ठीक है, पूर्ण नहीं अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए देखिएगा अपर्याप्त पोषण, बी कह रहा है कुपोषण, ऑप्शन सी है सुपोषण और डी दिया गया अल्प पोषण। तो जब अपूर्ण, यहां पर अगर पूर्ण होता कि जब पूर्ण होते हैं तो यहां पर हो जाता सुपोषण, लेकिन अपूर्ण है तो इसलिए क्या हो जाएगा? तब कुपोषण कहलाता है। क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर आप लगाएंगे भैया? आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण हो जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने कार्यों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2, ऑप्शन सी है 3 और दा कह रहा है 4। तो आपको बता दें भोजन के शारीरिक कार्यों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में कौन सा अंग नहीं है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का पूछा गया है कि कौन सा अंग इनमें से नहीं है। तो हम बात करेंगे कार्बन की, यहां पर हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। नाइट्रोजन की कोई भूमिका यहां पर कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर द यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ इनमें से कौन सा है? आपका ए ऑप्शन कह रहा है कि गुड़, बी दिया गया बूरा, सी है शकरकंद होना चाहिए यानी शक्कर, माफ कीजिएगा शक्कर, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त की बात हो रही, तो शर्करा यानी गन्ना या फिर चीनी, तो यहां पर शक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्कर। ऑप्शन नंबर आपका सा यहां पर करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जब आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है? आप में मोटापा बढ़ जाता है, चर्बी की जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, या ऑप्शन सा कह रहा है कि स्फूर्ति रहती है, या डी है कमजोरी आती है। तो आपको बता दें जब भी कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपका जो शरीर है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शरीर कमजोर हो जाएगा यानी आपको कमजोरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? ड वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, साधारण शर्करा होती है। अब यहाँ पर साधारण शर्करा पूछी गई है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बार बार ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या साधारण शर्करा होती है? बी कह रहा है सुक्रोज, तो सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा होती है। क्या होती है? ध्यान रखेंगे, सबसे मीठी शर्करा अगर पूछा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सुक्रोज। लैक्टोज ये दुग्ध से बनती है,
ये दूध से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, तो ये लैक्टोज दूध में हो जाएगा। माल्टोज और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ही साधारण शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको ही साधारण शर्करा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ग्लूकोज के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। ब्लड शुगर अगर पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। सुक्रोज को सबसे मीठी शर्करा, इसे शुगर कैन भी कहते हैं, इसको कैन भी कहा जाता है, कैन शुगर। ओके, तो इतने आप क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ग्लूकोज है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर की ग्लूकोज है। पहला है मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, या उपरोक्त सभी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, या ओलिगोसैकेराइड है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ग्लूकोज है ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, डाइसैकेराइड इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डाइसैकेराइड वाला, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में आपका ऑप्शन दिया गया सुक्रोज। क्या सुक्रोज डाइसैकेराइड है? बी ऑप्शन कह रहा है कि ग्लूकोज को डाइसैकेराइड कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, और डी दिया गया स्टार्च। तो आपको बता दें स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। आप पॉलीसैकेराइड के नाम से इसको ध्यान रखेंगे। इसको आप स्टार्च को, ग्लूकोज की बात करें तो आप इसको मोनोसैकेराइड के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात करें सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या है? ये डाइसैकेराइड है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही उत्तर है। तो डाइसैकेराइड कौन सा है? सुक्रोज। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेलुलोज इनमें से कौन सा है? सेलुलोज की बात हो रही है, तो क्या सेलुलोज डाइसैकेराइड है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मोनोसैकेराइड, बी कह रहा है कि डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड नहीं हो सकता और ना ही डाइसैकेराइड होगा, ये हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सुक्रोज माफ कीजिएगा, सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है। और सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। क्लियर है। 3 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे इन तीनों क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत किस रूप में भोजन संग्रहित करता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भैया कि यकृत जो है वो किस रूप में भोजन को संग्रहित करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि ग्लाइकोजन के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्लूकोज के द्वारा, सी ऑप्शन है एनटीपी के द्वारा, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो यकृत है वो किस रूप में भोजन ग्रहण संग्रहित करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को ये संचित करता है या संग्रहित करता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्लाइकोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज, जब भी डायबिटीज की बात हो, मधुमेह की बात हो, तो आप लोग क्या याद रखेंगे? इंसुलिन याद रखेंगे। किस क्या चीज? इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के इसको आंसर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये आपका हो जाएगा, डायबिटीज की जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ठीक से जो चयापचय है ये ना होने से कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि ग्लूकोज का जब चयापचय नहीं होता है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको उत्तर करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये मधुमेह रोग कब होता है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का चयापचय नहीं होता है ढंग से, ठीक है, तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला उत्तर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा 22 नंबर है कि दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 20% यहाँ पर दिया गया है, बी दिया गया है 40%, सी आपका है इसमें 60% और डी ऑप्शन कह रहा है कि 80%। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि कितने परसेंट स्टार्च इसमें पाया जाता है दाल में, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग कमेंट के माध्यम से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा 22 नंबर, याद रखिएगा 22 नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की जो शर्करा का सरलतम रूप है उसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं या फिर ग्लैक्टोज कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सा दिया गया है कि ग्लूकोज कहते हैं, या डी आपका है लैक्टोज।
तो ग्लूकोज में सभी प्रकार की शर्करा समाहित होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे जब भी पूछी जाए कि सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप, तो आप याद रखेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज में सभी प्रकार की शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, जिसमें पूछा गया है कि वायु की अशुद्धियों का वैज्ञानिक कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि वायु में उपस्थिति अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, वायु में जब उपस्थित अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ हैं क्या उनके कारण अशुद्धियां वायु में होती हैं। बी ऑप्शन कह रहा है, देखिएगा, वायु में उपस्थित भौतिक कारकों में परिवर्तन, यानी जब वायु में भौतिक कारक में परिवर्तन होता है तब वायु अशुद्ध होती है। ऑप्शन नंबर सा दिया गया है, आ और बा दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी बात हो कि वायु में अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन, आ और बा दोनों में। ठीक है, जब हम वायु में अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन होगा, और दूसरी बात जब भौतिक कारक में परिवर्तन होगा, तब ये अशुद्धि, वायु की अशुद्धि वैज्ञानिक का कारण कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग विटामिन से क्वेश्चन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के, इनसे इनके रासायनिक नाम, इनसे होने वाले रोग और इनके स्रोत क्या हैं, ये याद रखेंगे। और जैसे जो रोग हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, जैसे चेचक हो गया, पेचिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये किस प्रकार से फैलते हैं, इनके कारक क्या हैं, हवा में फैलने वाले जो वायरस हैं, कोरोना वायरस क्या है, इन सब की जानकारी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, अभी आपको मिलेंगे इन सभी से एमसीक्यू आगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। ठीक है, तो बात करें अगर हम चेचक की, तो चेचक भी वायु में फैलने वाला रोग है, याद रखेंगे, ये वायु में फैलने वाला रोग है चेचक। दूसरा है इन्फ्लुएंजा, ये भी आपका वायु में फैलता है। सी दिया गया डिप्थीरिया, ये भी वायु में फैलने वाला रोग है। हैजा वायु से नहीं फैलता, हैजा दूषित मल से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, दा। अब यहाँ पर आपको 3 जो है बीमारियां पता चली कि ये वायु से फैलती है। कौन कौन सी बीमारी, तो पहली बीमारी आपकी हो गई चेचक, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंजा, और सी ऑप्शन दिया गया डिप्थीरिया। ये तीनों वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। हैजा दूषित मल से फैलने वाला रोग है, यानी विषाणु से फैलने वाला रोग है, वायु से फैलने वाला रोग ये नहीं है। क्लियर है, चलिए, तो आंसर आप लोग को पता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर है कि कोरोना रोग का वायरस है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोरोना का जो वायरस है वो इनमें से पूछा गया, वैक्सीन का यहाँ पर कोरोना का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन आ देखिए दिया गया SARS-CoV-2, दूसरा ऑप्शन दिया गया SARK-CoV-2, ये बिल्कुल नहीं होगा। SARECOD, ये भी नहीं है। यहाँ पर याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा SARS-CoV-2। ठीक है, ये कोरोना का वायरस था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आहार में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत किस रूप में रक्त द्वारा शोषित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आहार में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आहार में लिया गया जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शरीर में किस रूप में पोषित होता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया है कि सेलुलोज के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज के रूप में, और ऑप्शन सी कह रहा है ग्लूकोज के रूप में, और डी दिया गया खनिज के रूप में। तो दोस्तों आहार में लिया गया जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के माध्यम से शरीर में पोषित होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि मधुमेह का कारण हो सकता है। मधुमेह का क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्थूलता, बी दिया गया मानसिक तनाव या चिंता, सा ऑप्शन है बैठकर अथवा मांसकीय कार्य अधिक करना, या फिर दिया गया ये सभी। ठीक है, मस्तिष्कीय कार्य है, माफ कीजिएगा, मस्तिष्कीय कार्य अधिक करना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मधुमेह का कारण ये सभी हो सकता है, इन सभी में इंक्लूड है, यानी स्थूलता भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, दूसरा है कि मानसिकता,
सी दिया गया है कि बैठकर या मस्तिष्कीय कार्य करना, तो आप लगा देंगे आंसर नंबर कौन सा, डी वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका है 29 नंबर। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में जो ग्लूकोज है उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए दिया गया है 50 से 60 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम। बी ऑप्शन कह रहा है कि 80 से 120 मिलीग्राम। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है दोस्तों 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम तक। ठीक है, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 22 और 21 सत्र में ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि ये जो मिशन है राष्ट्रीय पोषण वो किसके लिए चलाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी है गर्भवती एवं जो धात्री महिला है उनके लिए। तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत होगा, उपयुक्त दोनों के लिए चलाया गया है। ठीक है, उपयुक्त दोनों के लिए ये चलाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी बात हो राष्ट्रीय पोषण मिशन तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था, और जो दूध पिलाने वाली बच्चों को जो दूध धात्री करने वाली माता हैं उनके लिए चलाया गया था। ठीक है, तो आंसर आप लगाएंगे भाई सी वाला यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई, यानी कब लाई गई राष्ट्रीय पोषण नीति। तो याद रखेंगे इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1993। 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति लाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे भाई, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए कह रहा है भोजन में कोई गंदगी ना हो। बी ऑप्शन है भोजन चबा चबा कर खाया गया हो। सी ऑप्शन है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हो। तो संतुलित भोजन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता यह है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो, प्रोटीन की मात्रा हो, वसा की मात्रा हो। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए आपका है कि दूध, बी दिया गया है मांस और मछली, सी दिया गया है हरी सब्जियां, और डी है संतुलित आहार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो संतुलित आहार की जरूरत है। इसलिए आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए। एक किशोर लड़का है, यानी कि हम और आप जैसे लड़के, ठीक है, या मानकर चलिएगा 18 प्लस हूँ, ठीक है, या उससे कम भी, तो उनको कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि 2060, लगभग 2060, या मान लीजिएगा 2450, एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये 2450 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना। उचित मात्रा और एक लिमिट में भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कुपोषण, अल्प पोषण या पर्याप्त पोषण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, इसको पर्याप्त पोषण कहा जाता है, या आप मानकर चलिए उत्तम पोषण। ठीक है, करेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तम पोषण इसको कहा जाता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ड या ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है। तो दाल में सबसे अधिक क्या मिलती है, किसकी मात्रा होती है। आप सबको पता होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है या विटामिन की मात्रा होती है। ठीक है, तो आपको जो सही उत्तर लगाना है वो लगाना है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है दाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
40 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जाता है, उससे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि इसको साधारण आहार कहते हैं, कोमल आहार कहते हैं, तरल आहार कहा जाता है, या ऑप्शन दा कह रहा है कि उपचारात्मक आहार। तो जब भी रोगी की बात हो तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसको उपचारात्मक आहार कहते हैं। ठीक है, रोगी को जो दिया जाने वाला भोजन है उसको क्या कहते हैं, उपचारात्मक आहार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 41 नंबर कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन देखिएगा, ए वाला है अपर्याप्त पोषण, बी है कुपोषण, सी दिया गया सुपोषण और डी दिया गया अल्प पोषण। तो याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्प पोषण। ठीक है, अल्प पोषण इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण से क्या होता है, पेट बढ़ जाता है, बी ऑप्शन कर रहा है कंधे झुक जाते हैं, सा ऑप्शन है कि मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, और डा दिया गया है ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जब भी कुपोषण हो जाता है तो आपके जो शरीर की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, आपकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसमें सी वाला आंसर करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और पूछा गया आपसे कि शरीर के लिए नियामक पदार्थ इनमें से बताइए कि कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्बोज, बी है इसमें विटामिन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया खनिज लवण और डी दिया गया यहाँ पर यानी कि जल। तो शरीर के नियामक जो पदार्थ हैं वो जल हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो जल है। यहाँ पर आपका डी वाला आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर। सभी लोग आंसर भी करते रहिए भाई, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। आप सबके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित आहार हमें लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सके। ठीक है, तो आप सब लोग इसका आंसर पता ही होगा, स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए आपको संतुलित आहार लेना सही है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 आपका आ चुका है और 46 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण से बचने का क्या उपाय है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि संतुलित आहार लेना, ऑप्शन बी कह रहा है कि पर्याप्त आहार, सी ऑप्शन है आपका मांसाहारी आहार और डी दिया गया शाकाहारी आहार। तो कुपोषण से बचने का एक ही उपाय है, आप संतुलित आहार ग्रहण करें। क्या करें आप लोग, संतुलित आहार ग्रहण करें। तो आंसर कौन सा लगा देंगे, आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए संतुलित आहार। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, विटामिन डी किसमें पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी किसमें मिलता है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए सूरज की पहली किरण में, दूसरा ऑप्शन है आंवला में, ऑप्शन सी है टमाटर और डी दिया गया है यहाँ पर खीरा। तो आंवला में क्या पाई जाती है, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर सूरज की पहली किरण, तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47 का ए वाला आंसर सही होगा। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए दिए गए यहाँ पर पोषक तत्व, आपका सा ऑप्शन है कैलोरी, अगला है कार्बोहाइड्रेट और डी दिया गया वसायुक्त। तो वृद्धि, मरम्मत, रख रखाव के लिए शरीर का जो आवश्यक पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है पोषक तत्व। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए वाला आंसर। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर का ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनाज और सब्जियां, बी ऑप्शन कह रहा है कि फल और दूध, ऑप्शन सी आपका है दूध और पनीर और ऑप्शन नंबर दा है वसा और शर्करा। तो आपको बता दें दोस्तों, आपके आहार में जो आधा हिस्सा लगभग होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो अनाज और सब्जी का होना चाहिए। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य आहार, बी आपका है संतुलित आहार, सी ऑप्शन दिया गया सुगंधित आहार और ऑप्शन नंबर डी है कि तरल आहार। तो जिस आहार में, जब भी बात हो आहार में व्यक्ति को शरीर के दैनिक आवश्यकता को पूरा करने की
जो क्षमता होती है उसको तरल आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तरल आहार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। ठीक है, रोग कारक, बी ऑप्शन है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, सी है कार्बोज का उत्पादन, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना। ठीक है, ये आपके टेम्परेचर को जो है ये नियंत्रित करता है, कार्बोज उत्पन्न करता है या रोग कारक। तो करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है कि संतुलित आहार के घटक, संतुलित आहार के घटक पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया कैलोरी, बी आपका है प्रोटीन, सी आपका दिया गया खनिज और विटामिन। तो ये तीनों जरूरी है संतुलित आहार के लिए, तीनों सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आंसर कौन लगा देंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ये सभी जरूरी हैं संतुलित आहार के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? चलिए भाई बताने का प्रयास कीजिएगा कि किसमें संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन दिए गए ए लिंग, बी आपका है आयु, ऑप्शन सी दिया गया है शारीरिक परिश्रम, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया ये सभी। तो ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है कि शारीरिक शक्ति कमजोर होती है, बी है कमजोरी, सी है वजन घटना, और डी दिया गया ये सभी। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। जब आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आएगी, आपको आपकी हड्डियों में जो है ढीलापन आएगा, वजन घटेगा, इसलिए आंसर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा दोस्तों खनिज और विटामिन। खनिज और विटामिन क्या है? एक प्रकार के सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। सो आंसर हो जाएगा सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए? आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या रहा है कि 200 से 300 ग्राम, बी ऑप्शन आपका है कि 300 से 400 ग्राम, सा ऑप्शन है 400 से 500 ग्राम, और डी दिया गया है 500 से 600 ग्राम। तो एक सामान्य व्यक्ति को जो प्रतिदिन कार्बोज लेना चाहिए वो लेना चाहिए 400 से लेकर के कितने बीच में? 400 से 500 ग्राम कार्बोज के बीच में इसको लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आप लगा देंगे यहाँ पर सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है जल, और डी दिया गया विटामिन। तो यहाँ पर वसा की बात हो रही, तो वसा की जब बात हो तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 भागों में, बी आपका है 4 भागों में, सा ऑप्शन है 6, और ऑप्शन नंबर ड दिया गया यानी डी दिया गया 8। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के जो साधन हैं वो 2 साधन हैं। ठीक है, 2 माध्यम में आप कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं, एक है ग्लूकोज और एक है ओरल यानी कि खुद से। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा 2। चलिए 61 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है? 4, 8, 2। ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 6 आपका होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी आपसे पूछी जाए कि कार्बोहाइड्रेट के एक परमाणु में जो कार्बन होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, तो आप देखेंगे 6। अगला देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट में से कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज को एक जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, माँ के दूध में उपस्थित रहता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है। पहला दिया गया स्टार्च,
बी दिया गया है कि डेक्साट्रिन, सी आंसर है लैक्टोज और डी दिया गया है पैक्टिन। तो माँ के दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है, ये एक प्रकार की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लैक्टोज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों, पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम है और इसको देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो किसकी जरूरत होगी, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यदि यह लक्षण किसका है। पहला ऑप्शन है कि पेचिस, बी दिया गया है हिस्टीरिया, सी आपका है टाइफाइड और डी दिया गया है मधुमेह। तो मधुमेह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो इसको मधुमेह कहते हैं, इनको कहते हैं क्या होते हैं, इनको मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट उत्तर। अगला देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है, माल्टोज क्या है, माल्टोज क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, बिल्कुल नहीं, सेलुलोज एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, माल्टोज नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा, तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाया जाता है दूध में, तो ये आपका होगा नहीं। सी दिया गया अंकुरित अनाजों का शक्कर, तो ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, माल्टोज क्या है, अंकुरित अनाजों का एक प्रकार का शक्कर है। जैसे कि जब आप पुष्प देखते हैं, सरसों का फूल हो गया या कोई भी फूल हो गया, या कोई आप देखिए चना है, चना जब अंकुरित होता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा चिकनापन होता है, चिकनापन होता है, चिकनाहट होती है, वो क्या होता है, वो माल्टोज लगा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पुष्प से, और सबसे ज़्यादा माल्टोज कहाँ पर पाया जाता है, मधुमक्खी का जो हनी होता है वहाँ पर पाया जाता है, हनी में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, शक्कर दिया गया है, दूध दिया गया है, ठीक है, और सब्जी दिया गया, फल दिया गया। तो आप सबको पता है लैक्टोज किसमें पाया जाएगा, दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट उत्तर है। क्लियर है भाई, दो क्वेश्चन यहाँ पर सेम है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि माल्टोज क्या है, तो माल्टोज अंकुरित अनाजों का शक्कर है, या इसे आप कह लीजिए। और 68 नंबर है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो दूध में, और अगर माल्टोज पूछा जाए तो ये अंकुरित अनाज में। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोज, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर प्रमुख कार्य पूछा गया है कि क्या है। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ए शरीर के रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, बी है शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सा दिया गया है कि अस्थियों को मजबूत बनाना, और ऑप्शन नंबर दा है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। तो आप लोग याद रखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है वो है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना। जब आप बीमार होते हैं तो आप कहते हैं गर्मियों में कि ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज जाते हैं ना आप चढ़वाने या लगवाने, तो आपको पता है क्यों, क्योंकि उसमें तुरंत ऊर्जा आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी आंसर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आप लगाएंगे आंसर नंबर डी, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है, तो एक वयस्क को कितनी वसा की जरूरत होती है, तो आप याद रखेंगे 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता कितनी होती है, जब शैशवावस्था होती है तो वसा की कितनी आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि 22 ग्राम,
बी आपका ऑप्शन है कि 23 ग्राम वसा की जरूरत होती है, सी ऑप्शन है कि 25 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि 30 ग्राम। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जब भी बात हो कि सहसावस्था में वसा की आवश्यकता तो 25 ग्राम याद रखेंगे। कितना होता है? 25 ग्राम। और वयस्क को कितनी जरूरत होती है? तो 20 ग्राम। सहसावस्था में ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता होता है, और जब आपका वयस्क हो जाते हैं तो कम कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 74 नंबर। आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन है कि वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए दिया गया अस्कर्बी रोग, बी आपका है रिकेट्स, सी है मरामश और डी दिया गया है कि फाइनोडर्मा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, सही उत्तर कौन सा है इसमें। तो जब भी वसा की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपको एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है फाइनोडर्मा, ठीक है। क्या नाम है इसका? फाइनोडर्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। यहाँ पर आ लिखा हुआ है डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर। निम्न में संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है। संतृप्त क्या पूछा गया है? वसीय अम्ल पूछा गया है। ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन दिया गया ब्यूट्रिक अम्ल, तो ब्यूट्रिक अम्ल वसीय अम्ल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिएगा पेरीमेटिक अम्ल, तो पेरीमेटिक अम्ल भी नहीं होता है। ऑप्शन सा है आपका यहाँ पर देखिएगा कैप्रिलिक अम्ल, तो कैप्रिलिक अम्ल वसीय अम्ल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ये सभी इसमें रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको मैं चेक करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 75 में मुझे कुछ डाउट है, शायद इसका आंसर होना चाहिए ये सभी, क्योंकि ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर दिया गया है पामेटिक अम्ल, तो पायमेटिक अम्ल में मैं कंफ्यूजन हूँ क्या ये पाया जाता है या नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। इसका आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मूंगफली पूछा गया है कि मूंगफली में, क्वेश्चन नंबर 76 है, मूंगफली से लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है 30% या फिर 40% या फिर 50% या फिर आपका ऑप्शन डा या डी दिया गया है कि 60%। तो मूंगफली से जो वसा हमें प्राप्त होती है दोस्तों वो कितने प्रतिशत मिलती है हमें? 50% वसा हमें यहाँ से प्राप्त होती है। कौन सा आंसर लगाएंगे आप? आंसर यहाँ पर लगा देंगे 67 यानी 76 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर है कि कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है। कार्बनिक यौगिक पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वसा, बिल्कुल वसा आपका क्या है? ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसलिए यहाँ पर आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा 78, निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है। असंतृप्त वसीय अम्ल पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है कि लिनोलेक अम्ल, बी ऑप्शन दिया गया ओलिक अम्ल और सी ऑप्शन दिया गया आर्कोडेनिक अम्ल। तो ये सभी क्या है भैया? ये सभी असंतृप्त क्या है? अम्ल हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल हैं। तो उपयुक्त सभी आप लगाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है। क्या होता है भैया? मधुमेह। मधुमेह ज्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है। आप लोग देखिएगा जो ज्यादा जिनको मोटापा हो जाती है बहुत जल्द उनको डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। इसका कारण आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 80 है ऊर्जा प्राप्ति करने का प्रमुख साधन बताइए भाई। ऊर्जा प्राप्ति करने का सबसे प्रमुख साधन तो आपका क्या है? पहला है जल, वसा, भूख या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट को टिक करते, कार्बोहाइड्रेट इसमें दिख नहीं रहा है तो आप लोग वसा को टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि वसा ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। अगला देखिएगा 81 नंबर है वसा की अधिक आवश्यकता में कौन सा रोग हो जाता है। तो जब भी वसा की अधिकता हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 85 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, बी दिया गया है कि अंडवाहिनी में, सी ऑप्शन है अंड ग्रंथि में और डी दिया गया योनि मार्ग में। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में की जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जहाँ पर संपन्न होती है उसका याद रखिएगा, अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। गर्भकालीन अवस्था का इसमें पूछा गया है, विकास नहीं है। गर्भकालीन विकास अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहला है बीजावस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था। तो ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं भाई, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? गर्भकालीन विकास के अंतर्गत। लेकिन शैशवावस्था ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगा देंगे? हम डी लगाएंगे। क्यों डी आंसर लगाएंगे? क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा गर्भकालीन विकास की अवस्था नहीं है, तो शैशवावस्था इसमें नहीं इंक्लूड है। ठीक है, ये नहीं होती है। डी आंसर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के समय महिला को कितने टीके लगवाए जाते हैं? तो गर्भावस्था के समय भैया देखिए प्रमुख तो 2 टीके होते हैं, लेकिन अब तो बहुत सारे टीके हैं। अब मुझे तो इतना बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो प्रमुख टीके लगाए जाते हैं महिलाओं को वो 2 टीके होते हैं, 2 टीके लगते हैं। यहाँ पर आप लोग आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर है, पूर्ण विकसित सामान्य नवजात शिशु का वजन। तो पूर्ण विकसित जो नवजात शिशु होता है उसका वजन होता है 3 किलो 200 ग्राम। ठीक है, इसका वजन होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसका है। 89 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म के समय तुरंत कौन सा टीका दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसको BCG का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगता है? BCG। ठीक है, याद रखेंगे BCG का टीका लगता है जब बच्चा जन्म देता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 आपका आ चुका है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था जो है वो कौन सी है? पहला है भ्रूणावस्था, बी आपका देखिएगा बीजावस्था, सी आपका है गर्भावस्था या गर्भावस्था शिशु, या इनमें से कोई नहीं। तो विकासकालीन विकास माफ कीजिएगा, गर्भकालीन विकास की जो दूसरी अवस्था है उसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों के विकास के लिए विशेषता जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन से हैं? पहला दिया गया है कैल्शियम। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कब? हड्डियों के विकास के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, हरलाक ने नवजात शिशु की अवस्था कितनी बताई है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है जन्म से 20 दिन तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 30 दिन तक और जन्म से 4 सप्ताह तक। तो अलग अलग जो दार्शनिक हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो एक दार्शनिक थे जिनका नाम है हरलाक। ये हरलाक जो थे इन्होंने नवजात शिशु की जो अवस्था बताई है वो बताई है जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है, ये अवस्था बताई है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक इनमें से कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है मातृत्व कारक, और बी है पैतृक कारक, और सी दिया गया वाह्य वातावरणीय। तो यह तीनों कारक प्रभावी रूप से भावी होते हैं जो नवजात शिशु हैं। ठीक है, तो गर्भकालीन विकास में जब भी शिशु पल रहा होता है तो ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं। वातावरण कैसा मिल रहा है, माता का जो माता है उसका जो है प्रक्रिया क्या है या उनका जो है स्वरूप कैसा है, व्यवहार कैसा है, और पिता का। ठीक है, इसको इसलिए पैतृक कहा गया, इसलिए इसको मातृत्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर लगाएंगे भाई? डी वाला उत्तर आप लगा देंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, और 94 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, नवजात को खसरा की पहली खुराक कब दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका है कि नवजात को खसरा की जो पहली खुराक होती है वो कब दी जाती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10 माह में, बी ऑप्शन है 9 माह में, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर 12 माह, और डी दिया गया है 6 माह में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी बात हो कि जो है नवजात को, तो नवजात को 9 माह में खसरा की टीका दिया जाता है, खसरा का इंजेक्शन लगता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, फ्रैक बीज इनमें से कौन सा है? फ्रैक बीज है, ए ऑप्शन है कि बीज प्रसव का प्रकार, बी है बीज प्रसव का अर्थ, सी ऑप्शन है बीज प्रसव का कारण, और डी दिया गया कि बीज प्रसव का लाभ। तो फ्रैक जो बीज है उसको क्या कहा जाता है? उसको आप लोग ध्यान रखेंगे बीज वृक्ष का प्रसव का प्रकार। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 96 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा एक बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला दिया गया आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता प्रभावित करने वाला कारक है। आयु प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हार्मोन प्रभावित कर सकता है, पोषण प्रभावित कर सकता है, लेकिन हार्मोन प्रभावित नहीं, आयु प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तो नहीं पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो जो आनुवांशिकता है ये प्रभावित कर सकती है, हार्मोन प्रभावित कर सकता है, पोषण प्रभावित कर सकता है, लेकिन आयु प्रभावित नहीं कर सकती है। सो आंसर आप कौन सा लगाएंगे? बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अतिसार कितने प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों अतिसार से। तो अतिसार कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिएगा 2 प्रकार दिया गया है, बी आपका है 4 प्रकार का, सी ऑप्शन है 3 प्रकार का और डी ऑप्शन दिया गया है 5 प्रकार का। ठीक है, तो जो अतिसार है उनके 2 प्रकार होते हैं। आप लोग याद रखेंगे अतिसार का कितना प्रकार है, तो 2 प्रकार के अतिसार होते हैं। आंसर आप सब करेंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है? तो अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी बहुत ढीला मल आना और थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आना, तो उसको अतिसार कहा जाता है। तो इसमें हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे? सी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और इसमें क्या पूछा गया है 102 नंबर क्वेश्चन में कि व्यक्ति को दिन में कितनी बार मल त्यागने जाना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को मल त्यागने की बात हो रही, कितनी बार जाना चाहिए? तो यहाँ पर 2 बार, 1 बार या फिर 3 बार या फिर 4 बार। तो किसी भी व्यक्ति को, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको दिन में केवल और केवल 2 बार मल त्याग करने जाना चाहिए। यही सही उत्तर इसका होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है और इसमें है कि अतिसार से क्या तात्पर्य है। अतिसार से तात्पर्य पूछा गया क्या है? बीमारी का, लक्षण, क्षय रोग या संक्रमित रोग। तो आप लोग याद रखेंगे भाई अतिसार से तात्पर्य है किसका? बीमारी से। ठीक है, ये लक्षण से, ये एक प्रकार का लक्षण है। याकर ऑप्शन नंबर बी आपका 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन है अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? अतिसार का प्रमुख कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए है भोजन पदार्थ से एलर्जी, बी ऑप्शन है अधिक भोजन, सी ऑप्शन है कब्ज और डी दिया गया अत्यधिक पानी पीने से। तो अतिसार का सबसे जो प्रमुख कारण है वो है भोजन में कमी या भोजन में कोई प्रॉब्लम जब हो जाती है, जब आप अधिक अपचनीय खाना खा लेते हैं तो यहाँ पर भोजन में एलर्जी हो जाती है। तो भोज्य पदार्थ में एलर्जी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए वाला सही उत्तर होगा। 105 है अतिसार के विषय में सत्य कथन कौन सा है? कथन दिया गया और सत्य कथन आपको पहचान के बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर है कि यह एक रोग है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं अतिसार में आंतों की पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो बिल्कुल सत्य है। सी ऑप्शन है अतिसार की दशा में बिन पचा हुआ भोज्य पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे कौन सा आंसर? डी वाला आंसर। ये सभी तथ्य जो हैं वो क्या हैं? सत्य हैं। तो डी आंसर इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा कि अतिसार का एक कारण हो सकता है। पहला है आपच, दूसरा दिया गया संक्रमण और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण। तो बिल्कुल सत्य है। सबसे ज़्यादा तो अपचनीय भोजन अतिसार का प्रमुख कारण बनते हैं और दूसरा है कब्ज। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगा देंगे? आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर द या डी आंसर यहाँ पर सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। 107 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिया गया कि निर्जलीकरण के प्रभाव है, प्रभाव स्वरूप इनमें से कौन सा है? निर्जलीकरण की ऑप्शन ए कह रहा है शरीर में जल तथा खनिज लवणों की कमी हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, बी ऑप्शन है कि त्वचा सूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है, मूत्र विसर्जन की दर जो हो जाती है यानी कि कम मूत्र आता है। क्या उसको कहते हैं निर्जलीकरण? चलिए इसको भी नहीं कहेंगे भाई, ये रॉन्ग है। सा ऑप्शन देखिएगा, शीघ्र उपचार न होने पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर द है ये सभी
परिणाम हो सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, ये सभी परिणाम हो सकते हैं निर्जलीकरण के। सो आंसर यहाँ पर लगाएंगे डी वाला आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अतिसार प्रमुख कारण है। अतिसार का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि संक्रमण, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है विषाक्त जीवाणु, ये भी सही है। रासायनिक पदार्थ, तो आंसर लगाएंगे आपका डी। ये सभी क्या है, अतिसार के प्रमुख कारण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है केयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा सभी लोग ध्यानपूर्वक, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है केयर संस्था संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बालकों के पोषण से, बी ऑप्शन है माता पिता के पोषण से, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर है इनमें से किसी से नहीं, या जानवरों से। तो केयर जो संस्था है वो संबंधित है बालकों के पोषण से, इसलिए आंसर कौन सा करेंगे आप, यहाँ पर आंसर लगा देंगे ए, ठीक है। ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर इसका आंसर, ठीक है। केयर संबंधित जो है वो किससे, बालकों के पोषण से। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूछेगा है कि कब की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य की जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, तो उसकी जो स्थापना की गई थी 1948 में की गई थी। कब की गई थी, 1948 में की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं का जो क्षेत्र है वो दक्षिणा पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि दिल्ली, वाशिंगटन यानी कि USA, आपका सी ऑप्शन है मनीला या फिर फिलीपीन, और डी ऑप्शन है कोपेन हेंगेन या डेनमार्क जिसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो WTO है यानी कि WTO का क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो दिल्ली माना जाता है। क्या माना जाता है, दिल्ली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि मृत एवं शिशु कल्याण, माफ कीजिएगा मातृ एवं शिशु कल्याण। बी ऑप्शन है जन स्वास्थ्य, सी ऑप्शन दिया गया मानसिक स्वास्थ्य, और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो यूनिसेफ एक प्रकार की संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना स्वास्थ्य हेनरी ड्यूनेट द्वारा कब की गई। तो इन्होंने कब स्थापना इसकी की थी, 1864 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी कुक ने की थी। कब की थी, हेनरी ड्यूनेट ने की थी। कब की थी, 1864 में। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं वर्ष 1955 में, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन है वर्ष 1959 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1959 में राष्ट्रीय पोषण संस्था का क्या हुआ था, यहाँ पर स्थापना हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा का कमजोर मजबूत होना क्या कहलाता है। प्रतिरक्षा का कमजोर मजबूत होना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ए वाला देखेंगे क्या दिया गया है, जीव के लिए कोई महत्व नहीं रखता। बी ऑप्शन है कि जीव के लिए बहुत महत्व रखता है। सी ऑप्शन है कि परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकता है और नहीं भी। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका। प्रतिरक्षा का कमजोर मजबूत होना जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, किसी भी जीव के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। प्रतिरक्षा के प्रकार यहाँ पर पूछे गए हैं कि है, पहला है प्राकृतिक प्रतिरक्षा और दूसरा दिया गया है बी वाला अर्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। और सा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, ठीक है। प्रतिरक्षा के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार दो आते हैं, पहला हो जाता है नंबर फर्स्ट
ये हो जाएगा प्राकृतिक प्रतिरक्षा और दूसरा आपका हो जाएगा अर्जित प्रतिरक्षा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण इनमें से पूछे गए हैं। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है? आप लोग समझते होंगे प्रतिरक्षा से, यानी कि आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के वर्क हैं, कार्य हैं, वो कंप्लीटली उनको सहन करने के लिए आपके अंदर जो क्षमता है उस प्रकार से आपको क्या होगा, आपके मन में एक जो शक्ति होती है उसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है देखिए, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण, बार बार बीमार पड़ना, हर समय का थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना। जब भी आपके शरीर में कोई भी किसी भी जगह पे घाव हो, अगर उसमें भरने में देरी हो रही हो तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो गई है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आप लगा देंगे, यहाँ पर डी वाला आंसर सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र ने, क्वेश्चन आपका दिया क्या यहाँ पर देखेंगे, दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने सन 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। पहला दिया गया ए वाला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय टमाटर वर्ष, सी ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सेब वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पोषण वर्ष। चलिए सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग कि वर्ष 2021 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, ए अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष 2021 में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन सा लगाएंगे, ए ऑप्शन लगाएंगे इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खसरा के लक्षण नहीं है। खसरा के लक्षण में से कौन सा नहीं है? पहला देखिएगा ऑप्शन ए दिया गया, बच्चे की आंख व नाक से पानी बहता है। बिल्कुल, जब आपको खसरा रोग हो जाता है तो इसका एक लक्षण है, यह भी है कि बच्चों के आंख व नाक से पानी आने लगता है। दूसरा है बुखार आ जाता है। बिल्कुल, सा ऑप्शन दिया गया दाने निकल जाते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया दस्त हो जाते हैं। तो दस्त इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि खसरा का कौन सा लक्षण नहीं है, तो दस्त होना ये खसरा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी नाक व आंख से पानी बहना, बुखार आना, शरीर में फफोले पड़ना, ये सभी खसरे के लक्षण हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैजे का उपचार क्या नहीं है। हैजे का उपचार क्या नहीं है? देखिएगा क्वेश्चन किस तरह, इस यहीं पर कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि पूछा क्या गया है कि खसरे का इसमें से लक्षण नहीं है। ठीक है, खसरे का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला ध्यान रखेंगे जब भी बात हो। ए ऑप्शन कह रहा है कि लक्षण प्रारंभ होने के 3-4 घंटे में चिकित्सा मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बर्फ के पट्टी से स्नान कराएं। सी ऑप्शन है रोगी को गर्म पानी से स्नान कराएं, और डी दिया गया पानी को नहीं देना चाहिए। तो यह हैजे का उपचार नहीं है, पानी देना चाहिए। यहाँ पर दिया गया पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा लगाएंगे आप, डी वाला आंसर यहाँ लगा देंगे, सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, खसरा रोग नहीं होता है बच्चों में। बी दिया गया हैजा, तो हैजा रोग भी होता है, खसरा भी होता है, काली खांसी होती है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर इसमें नहीं होता, ब्लड प्रेशर की बीमारी बच्चों में नहीं होती, छोटे बच्चों में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा दिया गया है कि दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में, बी है बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में, दाएं हाथ के निचले हिस्से में, या डी ऑप्शन है बाएं हाथ के निचले हिस्से में। तो याद रखेंगे कि जो बीसीजी का टीका लगता है वो बच्चों के दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का टीका कहाँ लगाया जाता है। चेचक का जो टीका लगता है वो कहाँ पर लगता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन ए यहाँ पर दिए गए हैं कि दाएं हाथ में, बी है कि बाएं हाथ में, दोनों में, और सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है पैर में। तो आपको याद रखना है भाई, क्या याद रखना है कि जो चेचक का टीका लगता है वो बच्चों के बाएं हाथ में लगता है। ठीक है, हमेशा बाएं हाथ में लगता है, चाहे बच्चे में हो चाहे वयस्क की बात हो। ठीक है, बाएं हाथ में लगता है। यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलियो का टीका किस रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 सत्र में पूछा गया था, 22 सत्र में आया हुआ था, और 24 सत्र में भी आया है। 22, 23, 24 सत्र, 21, 22, 23, 24 हर साल लगातार पूछा गया है। क्योंकि यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं
पोलियो का टीका सुई के रूप में होता है, गोली के रूप में होता है, या पीने की दवा होती है, या कैसे भी होती है? तो याद रखेंगे कि जो पोलियो की जो टीका होती है, खुराक होती है, यहाँ पर दिया गया, देखिए क्वेश्चन कह रहा है टीका। अब जब टीका कहा जाता है तो यहीं पर कंफ्यूजन ये आ जाती है कि टीका यानी सुई को ही टीका कहते हैं, टीका लगवाने जा रहे हैं, है ना। गांव में या बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने कहते सुना होगा कि हम जा रहे हैं अस्पताल टीका लगवाने, तो टीका से समझ जाते हैं कि सुई इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। टीका खुराक कहते हैं। यहाँ पर पीने की दवा में होती है, क्या होती है? पीने, पोलियो की जो टीका होता है पोलियो का, वो किसके रूप में होता है? पीने के ड्राप के रूप में होता है, पीने के दवा के रूप में। यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा, ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया डिप्थीरिया, बी है काली खांसी, सी दिया गया टिटनेस और डी दिया गया तपेदिक। तो याद रखेंगे तपेदिक, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल वैक्सीन में 3 टीके आते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, लेकिन ये तपेदिक इंक्लूड इसमें नहीं है। सो आंसर कौन सा लगा देंगे भाई आप लोग? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है गर्मी में, जाड़े के दिन में, बारिश के मौसम में, या मानसून में। तो हैजा का जो आक्रमण है सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में होता है। कब होता है भाई? गर्मी के मौसम में सबसे अत्यधिक होता है। सो आंसर नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आप सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और इसी प्रकार से सभी लोग सपोर्ट बनाए रहिएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होना चाहिए? हमारे शरीर में जल का प्रतिशत पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है कि 30 से 40%, बी ऑप्शन है 20 से 25%, या 50 से 60%, या 60 से 70%। तो अगर हम देखा मेनली साधारणतः हमारे पास जो जल की मात्रा होनी चाहिए हमारे शरीर में, वो होनी चाहिए 50 से 60% जल की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि गर्म जलवायु बनाने वाले इलाके में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? तो गर्म जलवायु जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर किस रूप में होता है? तो वहाँ पर वाष्प के रूप में, पसीने के रूप में होता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया गर्म वायु के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया मूत्र के रूप में, बी ऑप्शन है मल द्वारा, और डी है पसीने के रूप में। तो पसीने के रूप में सबसे ज़्यादा निकलता है जो जल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिएगा दिया गया है कि 2 से 4 गिलास, बी ऑप्शन दिया गया है 6 से 8 गिलास, सी ऑप्शन है कि 10 से 12 गिलास, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 14 से 16 गिलास। तो एक जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास जल लेना चाहिए। यहाँ पर आंसर आप लगाएंगे डी वाला ऑप्शन, ठीक है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? पहला ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 लीटर, बिल्कुल नहीं, लगभग 5 से 6 लीटर जल मनुष्य को प्रतिदिन पीना चाहिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सा 5 लीटर। याद रखेंगे एग्जैक्ट 5 लीटर जल पीना चाहिए। अगर 5 से 6 लीटर ऑप्शन में रहेगा तो आप 5 से 6 लीटर लगाइएगा, अगर केवल और केवल 5 रहेगा तो आप 5 लीटर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है जल का कार्य पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जल का कार्य इनमें से पूछा गया कि है शरीर का निर्माण, बी ऑप्शन कह रहा है कि ताप नियंत्रक के रूप में, और सी ऑप्शन है स्नेहक के रूप में, डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आप सही आंसर लगाएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी ये जल के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर से अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया गया गुर्दे के माध्यम से, और बी दिया गया त्वचा। तो इन दोनों माध्यम से होते हैं, आ और बा दोनों। त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में होता है, गुर्दे के माध्यम से मूत्र के रूप में होता है, ठीक है। तो आप कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा लगा देंगे, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, शरीर में निर्जलीकरण जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति कब आ जाती है? जब शरीर में जल की मात्रा कमी हो जाती है।
जल की मात्रा की जब कमी आएगी तो शरीर में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल की कमी जब होती है तब शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो आप याद रखेंगे कितने परसेंट, 70% जल कोशिकाओं में निहित होता है। ऑप्शन ड इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि जल शरीर के जो तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जाहिर सी बात है कि जो जल है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लिए गए जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है, तो यह होता है, कब होता है? पहला ऑप्शन देखिएगा दिया गया है कि ऋणात्मक जल संतुलन, बी है आपका धनात्मक जल संतुलन, और ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर है कि सामान्य जल संतुलन, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, चलिए बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे इसका आंसर। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जब भी शरीर में लिए गए जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो क्या कहते हैं, धनात्मक जल संतुलन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक जल संतुलन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, शरीर को जल प्राप्त होता है तो पहला दिया गया 1 साधन से, 5 साधन से, 10 साधन से या 3 साधन से। तो भाई शरीर में जल जो प्राप्ति के साधन है वो 3 साधन है। पहला तो दूध से हमें मिल जाता है, दूध एक कंप्लीट फूड माना जाता है। दूसरा ओरल विधि से हम लेते हैं, ठीक है, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट की विधि से। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है कि यह घेंघा होता है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला है आपका रिकेट्स, दूसरा है एनीमिया। यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिया गया है, घेंघा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका है रतौंधी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। क्या होता है, घेंघा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखिएगा, शरीर में गंधक का कार्य, शरीर में क्या पूछा गया है, गंधक का यहाँ पर कार्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि यह बाल, नाखून तथा त्वचा के वर्णक आदि की वृद्धि में सहायक होते हैं। बी ऑप्शन देखिएगा कह रहा है कि यह मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं। सी ऑप्शन है या इंसुलिन हार्मोन तथा उपस्थ निर्माण में सहायक होते हैं। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ड, ये सभी कार्य करते हैं शरीर के गंधक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम प्राप्ति के अच्छे साधन इनमें से कौन से हैं। चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुड़। क्या गुड़ गुड़ से सोडियम प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। गन्ना? बिल्कुल नहीं। नमक से प्राप्त होता है। आप सबको पता है कि नमक से हमें आयोडीन की मात्रा मिलती है। सो आंसर कौन सा करेंगे आप लोग, सा वाला उत्तर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायराइड ग्रंथि का भार पूछा गया कितना होता है? तो 25 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 ग्राम होता है थायराइड ग्रंथि का भार। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। चलिए क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, गर्भावस्था में। क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन को पर्याप्त मात्रा लेने से क्या शिशु में रोग हो जाता है? जब आप पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेती हैं माताएं गर्भावस्था के दौरान, तो जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो उसका नाम है क्रेटिनिज्म। क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका क्रेटिनिज्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से होने वाला रोग। पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एनीमिया, बी ऑप्शन घेंघा, सी है थायराइड, और डी दिया गया टाइफाइड। तो ये आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, तो घेंघा बिल्कुल नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, थायराइड भी नहीं होगा। एनीमिया, लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। याद रखें कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है।
कैल्शियम का क्या पूछा गया है, सांद्र स्रोत नहीं है। पहला देखिए ऑप्शन दूध, दही, ऑप्शन नंबर सी है पनीर, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर दिया गया पालक। तो यहाँ पर है कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है, तो नहीं है पालक नहीं है, इसमें से पालक इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। डी आंसर इसका सही उत्तर हो गया, क्योंकि दूध, पनीर और दही ये तीनों कैल्शियम के प्रमुख केंद्र यानी दूध के अंतर्गत आ जाते हैं, तो कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। नहीं तो पालक नहीं है, पालक में लौह तत्व की आवश्यक ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला है खनिज तत्व नहीं है, कैल्शियम, आयरन। देखिए कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का खनिज तत्व है, आयरन क्या है, एक प्रकार का खनिज तत्व है, कैलोरी एक प्रकार का खनिज तत्व नहीं है, आयोडीन भी क्या है आपका, ये खनिज तत्व है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, खनिज तत्व नहीं है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियों का विकास जो कम होता है, हड्डी कमजोर होती है। बी है फास्फोरस, तो फास्फोरस भी नहीं होगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। घेंघा जो होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है, आयोडीन नामक रोग, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नामक रोग, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयरन क्वेश्चन है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू में, बी दिया गया संतरा, सी है आंवला। तो नींबू में विटामिन सी, आंवला में विटामिन सी, संतरा में विटामिन सी, और यहाँ पर दिया गया प्राकृत, तो यहाँ पर प्रकृत यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रकृत, या आप लिखेंगे पालक, यहाँ पर होना चाहिए पालक, ठीक है, पालक में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला। और तीन चीज़ याद रखेंगे, विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, आंवला में भी पाया जाता है और संतरा में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तअल्पता किस खनिज तत्व की कमी से हो जाता है। पहला दिया गया कैल्शियम की कमी से, बी है फास्फोरस की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या फिर लौह की कमी से। तो जब भी बात हो रक्तअल्पता की तो ये किस खनिज की कमी से होती है, तो खनिज पूछा गया है भाई, तो खनिज यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आ वाला, ए वाला आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, रिकेट्स नामक रोग होता है, या घेंघा। तो घेंघा नामक रोग हो जाता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। दूसरा है शरीर में गंधक का कार्य, तो ये सभी गंधक के कार्य हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा चुके हैं, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, एक पेज जो है एक्स्ट्रा लग चुका है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। चलिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा दोस्तों, जो कि है नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। नियासिन की कमी से रोग पूछा गया है कि कौन सा रोग होता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए दिया गया पेलग्राह नामक रोग होता है, बी है रिकेट्स, सी दिया गया स्कर्वी, और डी ऑप्शन कह रहा था तौंधी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नियासिन की कमी से, तो पेलग्राह नामक रोग होता है नियासिन की कमी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है मक्खन में, बी ऑप्शन है घी में और तेल में। तो विटामिन सी इन तीनों में नहीं पाया जाएगा, ना मक्खन में पाया जाएगा, ना घी में पाया जाएगा, ना तेल में। ये नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, नींबू में प्रचुर मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। पहला ऑप्शन घेंघा, घेंघा नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है, बिल्कुल नहीं। रतौंधी, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी नामक विटामिन बी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक। तो यहाँ पर विटामिन सी पूछा गया था, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर द स्कर्वी रोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नियासिन की प्राप्ति का प्रमुख साधन, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि नियासिन का प्राप्ति का प्रमुख साधन में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है हरी मिर्च, बी है संतरा, सी है नींबू, और डी दिया गया खमीर। तो आंसर आप लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे, डी वाला खमीर। नियासिन की प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, खमीर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। अगला देखिएगा, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए दिया गया है कि विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था वो फंक ने किया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि हॉपकिंग ने किया था। सी है मैकालम, और डी दिया गया टकाकी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि विटामिन शब्द को सर्वप्रथम
फंक ने किया था, फंक ने इनको प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहा है, बार बार रिपीट होने वाला यह क्वेश्चन रहा है, ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा कि इस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन नंबर डी। तो रक्त माफ कीजिएगा, आंख की रोशनी यानी नेत्र की जो ज्योति है वो ठीक करने में विटामिन ए सबसे ज्यादा सहायक होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखेंगे विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। तो विटामिन के जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, और पालक प्रजनन क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो होता ही है, जो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है वो पालक बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ विटामिन के जो है इसमें भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पालक, ठीक है, पालक में विटामिन के पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था विटामिन के प्रमुख जो स्रोत हैं वो बताइए, तो ऑप्शन ए आप लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज कब की गई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन के की खोज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। तो विटामिन के की जो खोज की गई थी वो सन 1934 में विटामिन के की खोज की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की उचित वृद्धि हेतु वह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो शरीर की वृद्धि यानी शरीर के विकास के लिए, और शरीर का विकास कब होगा? जब आपकी हड्डियों के विकास होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी बहुत ही हेल्प करती है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलती है, और हमारे जो हड्डी हैं हड्डियों को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो आंसर आप लगा देंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा आपका विटामिन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की अभाव में होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों विटामिन आपका ई, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति जो हो जाती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर, माफ करिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी प्रजनन शक्ति की बात हो तो याद रखेंगे विटामिन ई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए पूछा गया है कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पालक में, बी है कद्दू में, सी दिया गया मूली में, और डी दिया गया इनमें से नहीं। तो कद्दू में आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कद्दू में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन ए का प्रमुख कार्य कौन सा है? क्वेश्चन आपका दिया गया है विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा कि विटामिन ई दिया गया है, इसका प्रमुख कार्य पूछा गया है क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि नेत्र की ज्योति बढ़ाना, तो इसमें विटामिन ए हेल्प करता है। बी है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो विटामिन डी या विटामिन सी, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है प्रजनन शक्ति बढ़ाना, तो इसमें विटामिन ई हेल्प करती है, ठीक है। तो पूछा क्या गया था विटामिन ई का प्रमुख कार्य, तो ये प्रजनन शक्ति बढ़ाती है विटामिन ई, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी वाला, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी अधिक पाया जाता है। विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक पूछा गया है कि कहाँ पर पाया जाता है। तो चावल दिया गया है, चीनी दिया गया है, अंकुरित अनाज। तो याद रखेंगे विटामिन बी अधिक मात्रा में अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्य की रोशनी। क्या दिया गया है दोस्तों कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन। तो आप सबको पता है सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन लगा देंगे यहाँ पर सी वाला करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है? कमजोर, मोटा तगड़ा या शक्तिशाली? ठीक है, तो याद रखेंगे शक्तिशाली बनाता है।
ठीक है, विटामिन क्या बनाता है, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन को पकने से नष्ट होने वाला विटामिन। जब भोजन पकता है तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, ए, बी या फिर विटामिन सी। तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है जब उसको पका दिया जाता है। तो जब भोजन पकता है तो भोजन में मान लिया विटामिन सी की मात्रा हमने रखी है, लेकिन जैसे ही इसको पकाया जाएगा तो सी की मात्रा उनमें से खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है बेरी, तो इसी को आप टिक करेंगे। बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है जब सूर्य की प्रकाश कम मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और विटामिन क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन की बी की कमी से, तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया पेलेग्रा, बी है रिकेट्स, सी ऑप्शन दिया गया स्कर्वी और डी रतौंधी। तो नियासिन की कमी से जो रोग होता है वो पेलेग्रा नामक रोग होता है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। सो आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से अस्त मृदुलता होता है, यानी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। सो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ए वाला आंसर यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो टमाटर में नहीं पाया जाता है, माफ कीजिएगा, टमाटर में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, लेकिन ये दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन ए की मात्रा मिलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर लगाएंगे आप? आंसर लगा देंगे भाई विटामिन सी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दूध में नहीं पाया जाएगा, नींबू में तो पाया ही जाता है, संतरा में पाया ही जाता है, आप सबको पता है, टमाटर में भी पाया जाता है। तो तीन चीज़ें याद हो गई आपको। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाएगा? मक्खन दिया गया है, घी दिया गया है और तेल। तो मक्खन, घी और तेल में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर देखिए नींबू लिखा गया था, तो नींबू में पाया जाता है। सो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका आपका। वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं। वसा और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में दोस्तों कौन सा विटामिन घुलनशील है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए, बी दिया गया है विटामिन ई और सी दिया गया है विटामिन के। तो आप याद रखेंगे विटामिन ए, सी और के, ये किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी बचा आपका डी, विटामिन डी और विटामिन ई, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, तो वसा में पूछा गया था दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंखों को पूर्ण सुरक्षा के लिए भोजन में उचित मात्रा में समावेशित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है खनिज लवणों को, बी दिया गया विटामिन ए व B2 का, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी दिया गया कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखेंगे जब भी आंखों की पूर्ण सुरक्षा की बात हो तो हमें अपने भोजन में उचित समावेश में जो होना चाहिए वो विटामिन कौन सा होना चाहिए? विटामिन B1, विटामिन BA और विटामिन B2, ठीक है, इनकी मात्रा होनी चाहिए। सो आंसर आप लगा देंगे विटामिन आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा, दांतों को कौन सा रोग नुकसान पहुंचाता है? पहला दिया गया अल्सर, बी आपका दिया गया पेचिस, तो ये बिल्कुल इंक्लूड नहीं है भाई, ये दोनों टाइफाइड भी नहीं। इसमें पायरिया, दांतों का जो रोग है उसका नाम है पायरिया। सो आप सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। पायरिया जो होता है वो दांतों में लगने वाला एक प्रकार का रोग है। अगला देखिएगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बी आपका दिया गया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, या विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा लगाएंगे आप? यहाँ पर बी वाला करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन
आपके जब अंदर डी की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की, तो आपको ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की न्यूनता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब विटामिन ई की शरीर में न्यूनता हो जाती है तो शरीर में चाहे मनुष्य हो या मनुष्य की बात हो या पशुओं की बात हो, तो सबसे ज़्यादा मनुष्य की बात यहाँ पर होगी, चाहे पुरुष की बात हो चाहे स्त्री की बात हो। तो अगर आपके शरीर में विटामिन नंबर ई, ठीक है, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नपुंसकता व बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति पूछा गया है। दोस्तों क्या पूछा गया है कि विटामिन ए प्राप्ति के साधन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए फल में मिलता है, हमें सब्जी से मिलता है विटामिन ए, हमें अंडे के जर्दी से मिलता है। सो आप लगा देंगे कौन सा उपयुक्त, सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति पूछी गई है। तो विटामिन डी की जो रासायनिक प्रकृति है वो है कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम पूछा गया विटामिन डी का, तो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन पाया जाता है। थायमिन तो सब्जियों में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। सो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त नंबर, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कैरोटीन, क्वेश्चन क्या दिया गया, कैरोटीन पाया जाता है। तो विटामिन ए दिया गया है, विटामिन बी, तो विटामिन बी में कैरोटीन नहीं पाया जाता और ना ही सी में पाया जाएगा। विटामिन नंबर ए, कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की इस क्लास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपको सॉल्व करा दिए हैं। लगभग आप आज हम लोगों ने 200 प्लस क्वेश्चंस को हल किया है। 200 प्लस MCQ प्रश्नों को आज हमने सॉल्व किया है इस मॉडल सॉल्व पेपर के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे जिसमें 200 प्लस MCQ प्रश्न होंगे और यही दोनों मॉडल पेपर आपको परीक्षा में 2 घंटे आपको खर्चने हैं। अगर 2 वीडियो आप लोगों ने ये देख लिए, 2 मॉडल पेपर आपने कम्प्लीटली तैयार कर लिया, तो आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न मिलेगा वो हमारी इस वीडियो से ही मिलेगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन पेपर जो कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है, ठीक है, वो मैंने सॉल्व कराया है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। या आप अदर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, को करिकुलर वाला, फूड न्यूट्रिशन और हाइजाइन का, तो वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आपको सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, और अगर चाहते हैं इसका PDF नोट्स आपको चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में SP स्टडी पॉइंट, यही चैनल का नाम है, SP स्टडी पॉइंट चैनल का नाम है, जहां से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।